क्लास 11th वंस अगेन वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 11th। आज कुछ नई चीज शुरू करने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है वेक्टर्स। एनसीईआरटी में चैप्टर 4 जिसका नाम है मोशन इन प्लेन, वहां पे दे रखा है वेक्टर्स। एक्चुअल में ये थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे वेक्टर्स होते क्या हैं। और आज की क्लास में ये बातें देखेंगे कि वेक्टर, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर्स के टाइप क्या होते हैं और फिर हम करेंगे इस पे कुछ ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वेक्टर के साथ क्या क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले इस पूरे चैप्टर में। स्टार्ट करें आज का लेक्चर वेक्टर। तो सबसे पहली बात, वेक्टर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म फिजिक्स में जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या? सब जो पहले फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजों को मेजर करना पड़ता, जैसे दूरी को मेजर करना पड़ता मीटर्स में, टेम्परेचर को मेजर करना पड़ता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन में, मास को मेजर करना पड़ता है, टाइम को मेजर करना पड़ता। तो जो चीजें भी हम लोग मेजर करते हैं फिजिक्स में या साइंस में, उन्हें बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, ये सारी चीजें मेजर करने वाली चीजें, और इन सब को नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो उसकी होती है एक यूनिट, जैसे टेम्परेचर की यूनिट है, टाइम की यूनिट है, मास की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, करंट की यूनिट है। उसके अलावा इन फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो और स्पेशल चीजें होती हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। पहली बात मैग्नीट्यूड, जैसे मैं जब कभी भी फोर्स की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि 50 न्यूटन का फोर्स। दूसरी बात डायरेक्शन, अगर मैंने बोला 50 न्यूटन फोर्स तो मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि फोर्स कहां, किस पॉइंट पे, किस डायरेक्शन में। तो पहली बात मैग्नीट्यूड, दूसरी बात डायरेक्शन। तो ये जो दो चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज जो भी फिजिक्स में उन्हें डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक को बोला गया स्केलर और दूसरे को बोला गया वेक्टर। एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। इनमें डिफरेंस क्या होता है? स्केलर मतलब जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, स्केलर मतलब सिर्फ होगी बात मैग्नीट्यूड की। अब ऐसी बात हम कब करते हैं? हाँ करते हैं ना, जब कभी मुझे मास की बात करनी हो तो मैं बोलता हूं ना कि 10 kg, ठीक है 10 kg, 15 kg, ऐसी बात बोलते हैं। अब यहां पे कोई डायरेक्शन का रोल होता ही नहीं। या फिर टाइम की बात करूं तो टाइम बोला जाता है 1 मिनट, 1 घंटा, 5 सेकेंड टाइम के लिए बोला जाता है। टेम्परेचर के लिए बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस या 10 फ़ारेनहाइट, 300 केल्विन, ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। अब यहां जब भी होता है तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता कि 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 25 डिग्री सेल्सियस इन साउथ, या फिर ऐसी चीजें। इवन डिस्टेंस के लिए भी हम लोग टर्म्स यूज नहीं करते। तो जहां भी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वो क्वांटिटीज होंगी स्केलर, और जहां पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी उन्हें बोला जाता है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है समझेंगे कैसे? जैसे मान लो जब हम किसी कोई कार चल रही है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अगर मैंने कमेंट किया उसके कि देखो कार है 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है 40 मीटर जैसे ही बोला तो मैंने स्पीड के बारे में नोटेशन दिया। अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया कि कार राइट डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो ये जो राइट वर्ड यूज किया ना, राइट, या इवन मैं नॉर्थ साउथ ऐसे वर्ड भी अगर कभी यूज करता हूं तो यहां पे मैं इंडिकेट करता हूं डायरेक्शन की, यहां पे इंडिकेट करता हूं डायरेक्शन की। तो जब कभी भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें आएंगी जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास, उन्हें बोला जाएगा वेक्टर, उन्हें बोला जाएगा वेक्टर। एग्जांपल्स देख लें तो एग्जांपल जैसे स्केलर क्वांटिटी में अभी मैंने बताया टेम्परेचर को हम लोग कभी डायरेक्शन के साथ नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 300, 400 केल्विन, ये वर्ड यूज किया जाता है। मास में भी कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। मास हमेशा बोलो किलोग्राम या ग्राम में बोलेंगे, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। इसके अलावा हम लोग टाइम को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इतने सेकंड हो गए, इतने मिनट हो गए, पर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास होती है डिस्टेंस
में हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता। डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किस पाथ से गए, पूरे पाथ की लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। इसी के साथ आता है स्पीड। स्पीड जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कार 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है। जब तक मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा तब तक ये स्पीड है। अगर मैंने इसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वो हो जाती है वेलोसिटी। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज आई तो वो चीज हो जाती है वेक्टर। इसके अलावा वेक्टर्स में देखें तो जब भी मैं फोर्स वगैरह की बात करूं, फोर्स के पास होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझो। डिस्प्लेस जो भी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में हम लोग डायरेक्शन कैसे बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है एक इनिशियल पॉइंट, वहां से चल के कहीं फाइनल पॉइंट पे चलता है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसी को बोला जाए, उसी डायरेक्शन को की बात की जाती है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, और डायरेक्शन भी होता है जो लाइन ज्वाइन करती है इनिशियल और फाइनल को। तो यहाँ भी जरूरत पड़ती है हम लोग को डायरेक्शन की, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आता है अपना वेक्टर क्वांटिटी में। इसके अलावा आगे चल के हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे जैसे मोमेंटम, मोमेंटम भी हमारा होता है, मोमेंटम भी होता है वेक्टर क्वांटिटीज। और भी आगे चल के जैसे हम लोग चैप्टर्स में नए नए टर्म सुनेंगे तो उनको हम लोग बोलते जाएंगे कि ये स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है। तो आगे हर एक टर्म के साथ जैसे हम लोग कोई भी नई चीज पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे, ये नई चीज है, इसकी यूनिट क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो हर बार हर एक नई चीज के साथ ऐसा हम लोग डील करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, लोग बार बार इस पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि वेक्टर में आएगा, स्केलर में आएगा, और वो कंफ्यूजिंग चीज है। पहली तो हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ी सी बात करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। करंट, करंट ऐसी क्वांटिटीज है जैसे मान लो किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो करता है तो मुझे पता है कि एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहां पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी इस चीज को करंट को वेक्टर नहीं बोला जाएगा, करंट को वेक्टर नहीं बोला जाएगा। करंट आता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज में, करंट आता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज में। कारण अगर आपसे कोई पूछे भैया क्यों इसको स्केलर क्यों बोल रहे हो, तो आपको बोलना है कि करंट के पास डेफिनेटली मैग्नीट्यूड है, चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन एक चीज ये फॉलो नहीं करता और वो क्या नहीं करता, वेक्टर्स जब भी होगा तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, साथ ही साथ जरूरी बात ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो करेगा, वेक्टर के एडिशन लॉ को भी फॉलो करेगा। वेक्टर का एडिशन लॉ होता क्या है, अभी हमें ये समझना है कि वेक्टर जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग वेक्टर लॉ के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें इस लॉ को फॉलो करेंगी उन्हें वेक्टर बोलेंगे, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे वेक्टर से बाहर कर देंगे, और वही काम करता है करंट। करंट वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटीज में रखा जाता है। दूसरी बात फोर्स के बारे में आता है, सॉरी प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर होता है क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया बोला जाता है प्रेशर। अब देखो फोर्स ऊपर है, फोर्स के पास भी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एरिया, एरिया भी ध्यान रखना, एरिया भी जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना तो एरिया की भी एक डायरेक्शन होती है, एरिया की भी एक डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे दोनों के पास डायरेक्शन है, तो ये कंफ्यूज होता है कि प्रेशर को हम लोग स्केलर में रखें या वेक्टर में रखें। तो इसका फाइनल आंसर है प्रेशर को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में रखते हैं, प्रेशर को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी फिक्स डायरेक्शन की बात नहीं होती, ठीक। एक बात और, लोग बहुत उस पर डिस्कस करते रहते हैं, फालतू की चीज है, फिजिक्स में कोई काम नहीं आएगी, लेकिन ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, टेंसर। ये वर्ड कोई भी कहीं भी कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, भैया टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है। सोचना क्या है और बोलना क्या है, पहले देखो। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज आएंगी जो दोनों के बीच में होंगी, दोनों के बीच में होंगी, मतलब ऐसी कोई क्वांटिटीज मैं बोलूं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, लेकिन कुछ कहीं कहीं पे कुछ केसेस में वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो ना करे, वेक्टर्स लॉ को फॉलो ना करे, तो उसके लिए हम लोग वो टर्म यूज कर सकते हैं टेंसर क्वांटिटीज, उसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं टेंसर क्वांटिटीज। फिजिक्स में ये टेंसर क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को इस पर बहुत बात नहीं करनी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐड कर देते हैं इस चीज को, तो ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं टेंसर क्वांटिटी होती क्या, बाकी
आगे फिजिक्स में ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब ये जो दो चीजें ना, करंट और प्रेशर, इस पे कंफ्यूज करते हैं लोग कि भैया इनको भी टेंसर बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको टेंसर नहीं बोलना है। अभी हम लोग को इसे स्केलर क्वांटिटीज में ही रखनी है। हाँ, टेंसर क्वांटिटीज के भी कुछ एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आता है स्ट्रेस और दूसरा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम सुन लो, ठीक है, नाम सुनो। अभी क्लास 11th में आगे चल के 11th की टॉपिक है, आगे चल के इनको पढ़ा जाता है। स्ट्रेस तो समझ सकते हो। स्ट्रेस मतलब सपोज ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है और इस पे मैंने फोर्स लगाया, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स में मतलब ये पार्टिकल्स जो भी हैं जिससे ये रॉड बना हुआ है, तो उनके बीच एक स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस होता क्या है, जितना मैंने फोर्स लगाया डिवाइड करूंगा इसके क्रॉस सेक्शनल, ये वाला सामने का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे डिवाइड करने पे मुझे मिलता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की यूनिट सेम होती है, एक जैसे दिखते भी हैं, ठीक। लेकिन स्ट्रेस जो होता है इसे हम लोग टेंसर क्वांटिटीज में रखते हैं। इसका कारण ये है कि स्ट्रेस जैसे इस रॉड में जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, इधर भी होगी इधर भी होगी। मतलब पार्टिकल्स जो स्ट्रेच होंगे तो उनके अंदर जो एक एडिशनल फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा उसी को बोलते हैं स्ट्रेस, और उसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस को रखा जाता है एक टेंसर क्वांटिटी की तरह, ठीक है। बाकी हम लोग इस पे बहुत डिस्कस नहीं करेंगे टेंसर क्वांटिटीज हैं क्या। एक एग्जांपल टेंसर का ये कोई पूछे तो दे सकते हो। दूसरा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान भाषा में समझे, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सिस्टम है उसको घुमाने में एफर्ट जो होता है उसके लिए हम लोग थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी चीज यूज करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी टेंसर क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा जाता है। बाकी आगे चल के हम लोग स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, यही ध्यान देंगे। टेंसर वाली चीज को भूल जाओ आपसे, है ना। आगे चल के ये सब चीजें भाई, स्केलर के बारे में बहुत बात नहीं करनी हम लोग को। आगे चल के ज्यादातर बात करिए वेक्टर्स की, इस वाले चैप्टर में, स्पेशली इस वाले चैप्टर में वेक्टर्स की बात करिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर कितने टाइप का हो सकता है, और फिर और आगे चल के वेक्टर्स पे जो भी ऑपरेशन होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां पे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हाँ, वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग सीखते हैं अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इनमें स्केलर और वेक्टर के और भी एग्जांपल हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वांटिटीज होती है, और भी है। टाइम पे जब भी हम लोग किसी भी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तो उस पर बात कर लेंगे कि ये वेक्टर में आएगा या स्केलर में आएगा। चलो हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रेड पेन से लिखा है, दिखाई दे रहा है, हाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट ये क्या लिखा मैंने, रिप्रेजेंटेशन लिखा, ठीक। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को एरो से दिखाया जाता है, ठीक है, एक एरो से दिखाया जाता है। ये वाला पॉइंट होता है टेल, पूंछ, ठीक है, और ये वाला पॉइंट होता है हेड किसी भी वेक्टर का। और ये टेल से हेड को जो है ये डायरेक्शन है, ये दिखाती है इस वेक्टर की डायरेक्शन। उसके अलावा इसकी जो लंबाई होती है यहां से लेके यहां तक, ये जो लंबाई है इसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, इसी को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। मतलब एक एरो मुझे वेक्टर के बारे में बताएगा, उसमें टेल होगा और हेड होगा, टेल से चलेगा हेड तक पहुंचेगा, और इस वेक्टर की, इस एरो की जो लंबाई होगी उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। बस इतनी सी बात है। दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, नोटेशन क्या यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो v सिंबल होता है वेलोसिटी का, इस पे एरो लगा दिया, इसका मतलब है ये वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन लिखा, उस पे एरो लगा दिया, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर। फोर्स है, फोर्स पे एरो लगा दिया तो फोर्स वेक्टर। ये पहला तरीका, ये कॉमन है जो हम लोग यूज करेंगे आगे चल के पूरी फिजिक्स में, कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना। ये बात, इसके अलावा और भी तरीकों से, इसके अलावा और भी तरीकों से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीजें हम लोग सीखते हैं। जैसे कि सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा है ना हमने, एक्स वाई जेड, इस पे भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस माइनस एक्स, ये वाई प्लस वाई माइनस वाई। इसके अलावा एक जेड भी होगा, 3D में थोड़ी बात कर लें तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस भी होता है। तो हमें तो ये पता ना एक्स वाई जेड पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मुझे कोई पॉइंट दिखाना है, वो एक्स पे 3 मीटर पे है, एक्स पे 3 मीटर पे है और वाई पे 2 मीटर पे है।
जेड पे भी मान लो कुछ 1 मीटर पे, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं, इन तीनों को अगर जोड़ूं, इसका भी जोड़ूं, तो एक कोई पॉइंट मिलता है, एक कोई पॉइंट मिलता है। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स पे 3, वाई पे 2 और जेड पे 1। ठीक, तो अगर ये जो पॉइंट है इसको जब मैं ओरिजिन से, ओरिजिन यानी 0,0,0 यहां से एक लाइन से जोड़ूंगा और इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट की तरफ होगी, तो ये जो वेक्टर है एक तरीके से एक वेक्टर मिला जो पॉइंट 3,2,1 की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन अपनी बता रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट होके इस पॉइंट की तरफ है। तो एक ये अपना कोऑर्डिनेट फॉर्म से, या फिर इसको पोलर फॉर्म, हाँ पोलर नहीं कुछ और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, चलो बाद में बता दूंगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग आगे चल के भी कुछ चीजें यूज करने वाले हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे कोई होगा तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे आई कैप, आई कैप, आई लिखा है उसके ऊपर एक कैप है। वाई एक्सिस पे होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जे कैप, और अगर जेड एक्सिस पे होगा तो उसके लिए यूज करेंगे के कैप। ठीक, ये जो पॉइंट है, ये जो वेक्टर है, अगर मुझे इसे लिखना है, इसका मैं नाम दे देता हूं, कोई ए वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मुझे ए वेक्टर को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आई जे के टर्म्स में लिखा जाता है। एक्स पे कितना 3 आई कैप, डन। वाई पे कितना 2 जे कैप, जेड पे कितना 1 तो 1 के कैप। ये हो गया मेरा पूरा वेक्टर, जिसको मैं आगे चल के इसी तरीके से लिखने वाला हूं। एक्स वाई जेड था, उसको मैंने आई जे के में कैसे लिखा, ये चीज मैंने आपको यहां पे दिखाई। ठीक है, आई जे के में कैसे लिखेंगे, यहां पे मैग्नीट्यूड, जैसे यहां पे 3 to 1 है, ये वेरी भी कर सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई जीरो भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर्स को लिखेंगे। ये बात समझ में, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं कि वेक्टर्स कितने टाइप के होने वाले, वेक्टर्स कितने टाइप के होने वाले, टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग समझते जाना। डायग्राम देख के भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे अगर कोई एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही है, मतलब कोई ए था उसके साथ बी, तो एक ही डायरेक्शन में, तो इन्हें मैं बोलता हूं पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलूंगा, पैरेलल, मतलब जिनकी डायरेक्शन एक है, मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो सकता है। दूसरा एक सामने की तरफ, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, जैसे नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट होता है, वैसे पैरेलल एक डायरेक्शन में और एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, दो हो गए। फिर इसके अलावा अगर कोई एक वर्ड यूज किया जाता है जीरो वेक्टर, जीरो या फिर इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो या नल का मतलब ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, और उसका डायरेक्शन भी कोई डिफाइन नहीं होता। डायरेक्शन भी कोई, डायरेक्शन पे बहुत कमेंट नहीं करेंगे, बट मैग्नीट्यूड के लिए बोलेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। कोई एग्जांपल दे सकता है इसका, हाँ मेरे पास एक एग्जांपल है, कोई पूछे तो आप बता देना कि नल वेक्टर का एक एग्जांपल है। सपोज करो कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक फिक्स वेलोसिटी है, डायरेक्शन भी फिक्स है, उस पर मूव कर रही है। मैं पूछूं इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो। तो ये एक्सेलरेशन ऐसा है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो है। ठीक है, और डायरेक्शन भी कोई डिफाइन नहीं है, तो इसलिए ये एग्जांपल हुआ नल वेक्टर का। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी, दो वेक्टर्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इक्वल वेक्टर्स। इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको अभी मैं बता रहा हूं। जैसे कि हम लोग यूज, इसको पहले हटा दूं, ठीक है, नीचे करते हैं। एक टर्म यूज किया जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। अब समझ में आ गया होगा, अगर कोई एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और भी वेक्टर्स है हमारे पास, जैसे कि कोई ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। उसके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का खास बात होगी इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, इक्वल्स टू 1। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बट मैग्नीट्यूड होगा 1, मतलब कोई भी वेक्टर जिसका लेंथ अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो आएगा 1, उसे बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। इसके अलावा
एक टर्म होता है को इनिशियल वेक्टर। इसका मतलब समझ गए होंगे, इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स का सेम हो। जैसे कि मान लो एक वेक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट करने वाले और वेक्टर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं वो को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब समझ लो एक ही प्लेन में, जैसे एक बोर्ड है हमारा, एक प्लेन है, ये x मान लो, ये y मान लो, तो ये प्लेन है। तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इस प्लेन में हो तो उसे बोलेंगे कोप्लेनर। तो डायरेक्शन उनकी कहीं भी हो सकती है, डायरेक्शन पैरेलल हो सकती है, एंटी पैरेलल, तो ये लेकिन इन्हें बोलेंगे कोप्लेनर। एक और वेक्टर आता है जिसमें डायरेक्शन मतलब प्लेन से बाहर चले गए, मतलब ऐसा समझो एक वेक्टर देखो, पहला हाथ मेरा, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ठीक है, इनके डायरेक्शन बिल्कुल प्लेन से बाहर है और इनका मिलने का देखो, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, इनका कोई मिलने का चांस है ही नहीं। ये ना तो प्लेन में है ना कभी किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो इस स्पेशल टाइप को बोलते हैं हम लोग स्क्यू वेक्टर्स। स्क्यू वेक्टर्स ये ऑलमोस्ट जितने भी वेक्टर्स हैं मैंने कवर कर दिए, ठीक है। चाहो तो इनको बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो आप। एज सच एक दो वेक्टर हमारे यहाँ पे काम के हैं, बाकी हम लोग सिर्फ नाम जानना था कि वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, वो हम समझ गए। जैसे हमारे लिए ये काम का है यूनिट वेक्टर, आगे चल के हम इस पे काफी कुछ काम करने वाले। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें हम लोग आगे चल के करने वाले। एक चीज और हमें जाननी है यहाँ पे, जैसे कोई वेक्टर है, ये अपने बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, बाय अ रियल नंबर। मतलब सपोज करो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर ए। अब बोला गया अगर मैं इस वेक्टर को किसी रियल नंबर, जैसे रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 4, -5, -2, ऐसे जो भी प्लस माइनस में ऐसा कोई नंबर है, उससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो उससे क्या होगा। सपोज करो ए है, अब मैंने बोला इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 3a। तो हो गया क्या, डायरेक्शन तो सेम रहेगी बट इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, अगर ये x है तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ 3x हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ 3x हो जाएगा। अगर मैंने इसे a से मैंने बोला कि -2a करूं तो -2a माइनस का मतलब क्या हो गया, वेक्टर उल्टा हो गया और मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया। तो ये कुछ वेक्टर आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 गुना, लेकिन डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो ये कुछ तरीका है किसी भी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये बात। तो अभी हमने बहुत बेसिक सी बात की, आज का बेसिक ही लेक्चर था। अभी हम लोग को ऑपरेशंस इस पे कई सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, वो वाला पार्ट बाकी है। आज हमने क्या देखा, वेक्टर स्केलर होते क्या है और फिर उनको रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर पढ़े और अभी के अभी हमने किसी रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है वो बात देखी। इसके अलावा आगे चल के हमें कुछ बहुत अच्छी चीजें पढ़नी है, जैसे कि यूनिट वेक्टर को निकालना सीखेंगे, किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन मतलब होता है कंपोनेंट, और ये बहुत जरूरी चीज होने वाली है पूरी फिजिक्स के लिए। किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे वो, फिर वेक्टर्स के ऑपरेशंस, वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे भी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे कि वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन्स लॉ, ये सारी चीजें भी आगे के लेक्चर्स में हम लोग को देखने को मिलेंगी। एज सच वेक्टर्स में मैं आपको वो चीजें बहुत ज्यादा मतलब उन पे ज्यादा इम्फेसाइज करूंगा, फोकस करूंगा जो हमें आगे काम आने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यही छूट जाती है, आगे पूरी फिजिक्स में इनका काम नहीं आता। तो हम लोग उन चीजों को भी पढ़ने वाले जिनका अच्छा खासा यूज पूरे आगे चल के फिजिक्स में आने वाला। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे चल के जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय।